से जैसे ही वापस आने वाला था तो किसी ने कहा जर्मनी में काम है। अच्छा तो मैं जर्मनी जा रहा था जी। तो बॉर्डर क्रॉसिंग पे पुलिस ने चेक कर लिया। पुर्तगाल से आप जर्मनी जा रहे थे? पुर्तगाल से मैं नेदरलैंड आ चुका नेदरलैंड पहुंच गए थे आप? नेदरलैंड में 2 महीने मैंने काम किया, वो बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा था क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एक डिफरेंट नोयत की है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि यूरोप कैसे जाना है, गल्फ़ कैसे जाना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे। लेकिन जो आज की वीडियो है ना वो बहुत ही मुख्तलिफ है। जो दोस्त यूरोप जाने की ख्वाहिश रखते हैं और हर बंदा सोचता है कि मैं यूरोप जाऊंगा और मेरा दिन बदल जाएंगे, ये किसी हद तक बात सच भी है। लेकिन ऐसे भी केस आते हैं आपकी ज़िंदगी में कि यूरोप जाके आप अपना उरूज देखते हो और अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आपका कैसे डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जो कुछ आपने बनाया होता है आप वो सब बर्बाद कर देते हो। इसमें आपके अपने ख्वाब भी होते हैं जिनको आप बर्बाद कर देते हो। एक ऐसी स्टोरी मेरे पास मौजूद है। मेरे साथ ही मेरा दोस्त है, बहुत ही पुराना दोस्त है। इसके तकरीबन 10 साल की जर्नी है जिसमें इसने बहुत सारे मुल्क घूमे, पैसा भी कमाया। जो इंसान एक अरूज देखना चाहता है इसने वो सारा अरूज भी देखा और डाउनफॉल शुरू हुआ। डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ आपको बताने का मकसद क्या है, ताकि आप लोग इससे सीखें। जो गलतियां इससे हुई वो ताकि आप लोग ना रिपीट करें। बजाय कि सारी बात मैं आपको बताऊं, मैं इनसे बात करता हूं और ये स्टेप बाय स्टेप आपको गल्फ से स्टार्ट करेंगे। क्या क्या इसकी अचीवमेंट हुई और डाउनफॉल कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना तारुफ करा दें नाम के साथ। जी, मेरा पूरा नाम मोहसिन अहमद गोपला है और मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। जैसा कामरान भाई ने बताया आपको कि मतलब एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं ये चीज़ अचीव करूँ। तो मेरे भी कुछ ऐसे ड्रीम्स थे कि मैं पहले तो ये था कि किसी तरह आउट ऑफ कंट्री चले जाऊँ। फिर जब दुबई की तरफ गए वहाँ पे 5-6 साल गुजारे। फिर महसूस हुआ कि अब इससे भी आगे जाना चाहिए। तो फिर यूरोप जाने का सोचा, लेकिन यूरोप जाना इतना आसान नहीं है जितना इंसान को लगता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा है दुबई में। दुबई तो में? हाँ जी, लेकिन अच्छा। अगर आप खुद अप्लाई करें और खुद उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप हैंडल करें तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। वो मैं वीडियो में बता दूंगा इनको। ठीक है। तो 6 साल बाद तकरीबन मुझे ये फील होना शुरू हुआ कि मुझे अब जाना चाहिए यूरोप की तरफ। तो फिर मैं यूरोप के लिए अप्लाई मैंने किया। तो अल्लाह की करनी ये हुई कि इसमें लक का बहुत हाथ होता है। अगर आपकी लक है तो फिर सारी सिचुएशन आपके साथ होती है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए तो आपका वीज़ा बहुत आसानी से लग जाता है। और टोटल आपकी जो कॉस्ट आती है वो समझ लें कि 1000 दिरहम भी मुश्किल है। अच्छा। तो पहले तो मैं 2016 में दुबई गया अच्छा। और एक बिल्कुल ही डी क्लास कंपनी थी, उसके अंदर गया। कंपनियों का नाम नहीं बताऊंगा मैं। जाहिर है। हाँ जी। और उस कंपनी में मैं गया और मैंने ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं की थी। सही है, पहली जॉब थी। तो आपके साथ तो मेरा बचपन का एक टाइम गुजरा है, आपको पता ही था कि हमारी ज़िंदगी क्या हुआ करती थी। बिल्कुल। अचानक से जब आप एक बच्चे की तरह होते हैं, अचानक से आप आउट ऑफ कंट्री जॉब पे चले जाएं, जब आपने कभी ज़िंदगी में कोई काम भी ना किया हो, और फिर उस ज़िंदगी में जाके जॉब करना। सबसे पहले तो सबसे बड़ा टास्क यही था कि वहाँ पे जाके हम इंग्लिश में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और क्लाइंट कैसे डील करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब थी। और तो दुबई में हम गए, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रूम शेयरिंग की आदत नहीं थी, बिल्कुल। किसी के साथ पैसा शेयर करने की आदत नहीं थी। हाँ। फिर हर किसी को अपना दोस्त समझ लेते थे। फिर ड्यूटी की वहाँ पे शुरू किया सारा काम। एक तो 12 घंटे ड्यूटी करने की आदतें नहीं थी, लेकिन ये इस स्टोरी में इतना ख़ास नहीं है। यानी कि ये कोई भी इंसान जब शुरू करता है तो उसको अच्छा ही लगता है। हाँ। लेकिन जब आप उस मॉल में रहते हैं, आपको जब पैसा आना शुरू होता है, फिर आपके ड्रीम्स आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं इससे आगे जाऊँ। जी। ऐसी बात है, जिस तरह आपने दुबई का सोचा फिर आप यूरोप का सोचें। बिल्कुल। आखिर वो दिन आ गया कि जब मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे यूरोप जाना चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि यूरोप के लिए अप्लाई कर दिया।
अच्छा। अप्लाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि आप अपॉइंटमेंट देखें कि कौन से कंट्री की अवेलेबल है। अच्छा, सब कुछ ऑनलाइन खुद चेक करें। सही है। ठीक है। उन दिनों में स्पेन की थी, अच्छा, स्लोवाकिया की थी, माल्टा की थी। तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज करना शुरू कर दिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट था वो ये था कि मेरे पास कोई ऐसा स्टेटस हो जिसकी बेस पे मेरा वीज़ा लगेगा यूरोप का, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपका स्टेटस अच्छा होना चाहिए। तो मैंने फिर आज़ाद वीज़े के तौर पे एक वीज़ा लिया एडमिनिस्ट्रेटर का, और हाँ उसकी मुझे कॉस्ट तकरीबन आप समझ लें कि 9,000 दिरहम 8,000 दिरहम पड़ी थी, क्योंकि वो आपको ऐसे मिलता नहीं है। फिर उसके बाद मैंने NBD में अपना अकाउंट खुलवाया। बड़ा इजीली खुल जाता है, डॉक्यूमेंट्स आपके वही जो वीज़ा वाले होते हैं वो लगते हैं। फिर अपॉइंटमेंट का इंतज़ार किया तकरीबन 6 महीने बाद मैंने माल्टा की अपॉइंटमेंट ली। VFS होती है एक दुबई में, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। जब फीस तकरीबन, अब मुझे याद नहीं है इतनी, तकरीबन शायद 330 दिरहम थी जो VFS की फ़ीस थी। 330 दिरहम VFS की फ़ीस जमा कराई, और 11 दिनों के बाद मेरा वीज़ा लग के आ गया था। ठीक है, माल्टा का। लेकिन लगा कितने दिनों का था ये इम्पोर्टेंट है। 7 दिनों का वीज़ा लगा था। सिर्फ 7 दिन का? सिर्फ उस 7 7 दिन में आपने एग्जिट करना था उस वापस? 7 दिन में मैंने यूरोप पहुंचना था, और 6वें यानी कि 6 दिन पूरे करके 7वें दिन मैंने रिटर्न होना था। अच्छा। लेकिन जब भी आप यूरोप जाएं तो याद रखें कि यूरोप के कुछ मुल्कों की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। उन दिनों में पुर्तगाल की पॉलिसी चल रही थी आर्टिकल 88, 89। और आर्टिकल 88 में जब मैं यूरोप पहुंचा और माल्टा गया, माल्टा से फिर मैंने वहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट करवा के पुर्तगाल गया। पुर्तगाल में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। वो एक अलग से वीडियो है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे कैसे जमा कराए। हाँ, अगर किसी को ज़रूरत हुए तो बता देंगे। ठीक है। क्योंकि अब तो आर्टिकल ही बंद हो गया, अब आर्टिकल 92 चल रहा है। तो ये बंदा जो यूरोप की तरफ जाता है उसको इन चीज़ों का पता होता है कि आर्टिकल 92 में 93 तो खैर अभी तक है नहीं, वैसे कह रहा हूँ 88, 89, 92 इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। अच्छा। वो जब डॉक्यूमेंट जमा हो गए, सब कुछ हो गया, तो मैं पुर्तगाल में रहने के लिए लीगल हो गया। सही है। पुर्तगाल में मैं रह भी सकता माल्टा था, से आप आगे पुर्तगाल शिफ्ट हो चले रह गए? भी ठीक सकता है। था और जॉब भी कर सकता था। अच्छा। ठीक है। और इस 7 दिन का मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो गया था। ठीक है। अगर अब मैंने एग्जिट किया तो फिर वापस नहीं आ सकता यूरोप। ठीक है। तो और उस सिचुएशन में मैं पुर्तगाल से भी बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि अगर मैं पुर्तगाल से बाहर निकलूँगा तो फिर पुर्तगाल के लॉ के मुताबिक मैंने वो मतलब बाउंड्री क्रॉस कर ली पुर्तगाल। फिर पुर्तगाल से भी आप फारिग हो जाते हैं? फिर पुर्तगाल से भी फारिग हो जाता। तो वही हुआ ना। फिर मैं गया, काम नहीं मुझे मिल रहा था, तो मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके स्पेन का रुख किया। स्पेन में मैं जब तक गया तो तब तक मेरे पास इतना सरमाया था नहीं कि मैं वहाँ पे सरवाइव कर सकूँ। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप नेदरलैंड आ जाइए। मैं नेदरलैंड चला गया। अच्छा। फिर किसी से इसी तरह किसी को बोला कि यार थोड़ी मदद करें ये वो, तो चला गया नेदरलैंड। जब गया तो वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है ना, जाहिर है आप लीगल नहीं है। आप जब तक लीगल नहीं है तब तक आपको कोई जॉब पे नहीं रखता, और अगर कोई रख भी लेता है तो आपको पैसे बराबर नहीं देता। आप उससे ले ही नहीं सकते क्योंकि आप इलीगल, वो आपको उल्टा डराएगा। बिल्कुल। तो नेदरलैंड में जिसके पास मैं काम करता था तो उस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो 3 महीने में मैं वहाँ से जैसे ही वापस आने वाला था तो किसी ने कहा जर्मनी में काम है। अच्छा। तो मैं जर्मनी जा रहा था जी, तो बॉर्डर क्रॉसिंग पे पुलिस ने चेक कर लिया। पुर्तगाल से आप जर्मनी जा रहे थे? पुर्तगाल से मैं नेदरलैंड आ चुका। नेदरलैंड पहुंच गए थे आप? नेदरलैंड में 2 महीने मैंने काम किया, वो बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा था क्योंकि पेपर नहीं थे। फिर मैंने उससे तंग आके जर्मनी का रुख किया, किसी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जर्मनी आ जाओ। अच्छा। जब मैं नेदरलैंड से जर्मनी जा रहा था, उनके बॉर्डर ऐसे ही होते हैं जैसे आप कोई रोड क्रॉस कर रहे हो। रोड क्रॉस करके इस्लामाबाद और पिंडी का अक्सर लोगों को पता होगा। बस अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पुलिस खड़ी थी और उसने चेक कर लिया। अच्छा। आईडी मांगा तो आईडी नहीं था। नहीं था। वो जिंदगी का सफर वहाँ से जो डिक्लाइन शुरू। उससे पहले आप
उससे क्या पहले क्या तकरीबन थी। अचीव कर चुके थे, पैसे उससे कितना पहले बना चुके थे? तकरीबन, बहुत कुछ मेरा ख्याल है। बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक था, बड़ा कुछ अचीव कर लिया। घर भी जिंदगी आपने में बनाया घर भी जिसमें हो इस्लामाबाद गया, का घर गाड़ी भी शामिल हो है। गई, सब कुछ हो गया। इस्लामाबाद में हाँ। अपनी एक जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, हम्म लेकिन हर अरूज को जवाल होता है। हम्म तो कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक ने जहाँ पे इतना सब कुछ दिखाया, ये भी तो सारा कुछ सोचा हुआ था ना, बिल्कुल जो अल्लाह ने हकीकत में बदल दिया। बिल्कुल। कोई नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल। अब असल में जब ये वक्त आया ना, तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि वो दुबई के वीज़े भी बंद हो गए। हम्म अब दुबई भी नहीं जा सक रहे कि चलो बिल्कुल। वहीं से दोबारा से एक सफ़र शुरू कर लें। उस टाइम, जिस टाइम में मैंने दुबई का सफ़र शुरू किया था और यूरोप के लिए अप्लाई किया था, तब सब कुछ स्मूथ था, हम्म इतने मसले मसाइल नहीं थे। हम्म अब बहुत ज़्यादा हो गई। अब आप शायद यूरोप के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उनकी भी सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, बिल्कुल। क्योंकि अब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम वहाँ पे लगा दिया यूरोप की एंट्री पे कि आप जब एंटर होते हैं तो अपना ई गेट का सिस्टम उन्होंने शुरू हाँ। कर दिया। तो आप अपना पासपोर्ट लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 7 दिन का अगर वीज़े पे आप जा रहे हैं तो 8वें दिन ऑटोमेटिकली आप शंजन में आ जाएंगे, कि शंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएंगे कि आप यहाँ से गायब हो गए, आप नहीं है, एग्जिट नहीं हुए। अच्छा। जब मैं गया था तब मैनुअली स्टैंप लगा करती थी, और मैनुअल सही है। स्टैम्प का तो कुछ पता नहीं होता है कि हाँ, असल है कि नकल है ये भी नहीं हाँ, पता चलता। मतलब वो असल नकल का तो ऐसा खैर नहीं होता। इमिग्रेशन से जब भी आप गुजरते हैं वो असल ही होती है, अच्छा लेकिन वो रिकॉर्ड आपके पास पासपोर्ट पे ही होता है, उनके अच्छा पास अच्छा। बस ऑनलाइन ही होता है। और वो ओके तब तक आपको चेक नहीं करते जब तक आप कोई क्राइम नहीं करते। ओके। लेकिन जब आप सिस्टम से आप एग्जिट करेंगे या इन करेंगे तो वो भी सिस्टम तो जाहिर सी ये तो आपने बता दिया ना कि आप जब जा रहे थे जर्मनी हाँ, और आप वहाँ से पकड़े गए हैं, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत कुछ कमाया, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, जिसमें आपने जो कुछ बनाया था आप माइनस में गए हो, उसकी क्या वजह? जिसमें उसकी आपने वजह मैं मुझे आपको बता दूं एक ना, रीज़न आपने क्योंकि बताया था ताकि बाकी लड़के वो चीज़ रिपीट ना मैं करें बताता पैसा हूँ कमाने के आपको। बाद। जब मैं जर्मनी से वापस आया ना, तो मैं डायरेक्ट पाकिस्तान वापस नहीं आया, मैं पुर्तगाल आ गया, क्योंकि अच्छा। मुझे फिर जाहिर सी बात है, मैं शंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में नाम आ गया था, तो फिर मैं पुर्तगाल आ गया। जब मैं पुर्तगाल आया ना, तो मैंने जो गलती कर दी थी पुर्तगाल से निकलने की, उसको ठीक करने की कोशिश की। सही है। और फिर मैंने तकरीबन कोई 16 महीने काम किया, या 15 महीने आप कह लें, और हर महीने मैंने लाख रुपए टैक्स भरा। अच्छा। एक तो वो मेरा नुकसान हुआ, तकरीबन 16 लाख रुपए हर महीने, लाख रुपए टैक्स। फिर जो वकीलों को पैसे दिए कि मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, उसमें से मेरा नाम निकलवा दें, ओके। वो वकीलों ने भी पैसा खाया मेरे से, तकरीबन 3-4 लाख वो खा गए। अच्छा। तकरीबन तकरीबन मुझे 20 से 25 लाख का नुकसान तो ये हुआ, और जो मैंने उससे पहले की ज़िंदगी गुजारी थी उसमें तकरीबन मेरा 5-6 लाख रुपए लग चुका था। और जो फिर देखें, अप्लाई तो बेशक मैंने यूरोप के लिए थोड़े पैसों में कर लिया था, लेकिन ये मत सोचो कि आप यूरोप जाके उतने ही पैसों में सरवाइव कर लेंगे। बिल्कुल। यूरोप जाने से पहले आपकी जेब में कम से कम 5 से 6 लाख रुपए होना चाहिए, जो कि सिर्फ आपका 2-3 महीने का बजट है। कुछ ट्रेडिंग का भी बताएं कि ट्रेडिंग ने आपको क्या नुकसान दिया? ट्रेडिंग का चक्कर ये हुआ कि अच्छा। लगा ऐसे था कि शायद ट्रेडिंग दुनिया में बड़ी सक्सेसफुल चल रही है, और हुआ भी ऐसे। जब स्टार्टिंग में आप जिंदगी में कुछ भी शुरू करते हैं तो कुदरती तौर पे आपको नुकसान नहीं होता। अच्छा। होता भी है तो कम होता है, क्योंकि आपका स्टार्ट होता है। लेकिन मुझे ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में फ़ायदा हुआ, और लगा कि शायद इससे आप काफ़ी अर्निंग आ सकती है। पहले $100 से शुरू किया, फिर $200 पे गया, फिर $500 पे गया, और लॉस पे गया। और फिर यहाँ तक तो कहानी ठीक थी कि चलो थोड़ा बहुत लॉस बर्दाश्त हो रहा था, अर्निंग भी आ रही थी। लेकिन फिर एक दफ़ा लालच इंसान को जब है ना, दोस्तों इस भाई ने अपना उरूज देखा और जवाल भी देखा। आपने देखा किस तरह आपने पैसा कैसे मैनेज करना है, आपने ट्रेडिंग से बचना है। ये जो लोग आपको ख्वाब दिखाते हैं कि 100 का 200, 500 का 1000, इस चीज़ से बचना है, लालच आपने नहीं करनी। और जो यूरोप का ख्वाब देखते हैं, किन चीज़ों से बचना है, आपने मोहसिन भाई की बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।